This is part 3 beta, video number 3. We have complete 2 part history, chapter 1, class 10th. Start we will 2.3 a new conservatism after 1815. अब हम जो कंजर्वेटिव क्या होता है पहले तो उसको देखते हैं. रूढ़िवादी पुरानी सोच वाले जो लोग होते हैं उनको बोला है कंजर्वेटिज्म. और यहाँ पर जो है इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे. नेपोलियन को मिल करके किसने हराया, फिर उसके बाद किस तरह से एक कांग्रेस वियना होती है, ट्रीटी ऑफ वियना होती है, एक समझौता होता है, उसमें क्या क्या हुआ था, ये सब हम इस पार्ट में देखेंगे. देखिए, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 में जो है नेपोलियन की हार होती है. यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइव्ड बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म बिलीव द एस्टेब्लिश. जो कंजर्वेटिज्म टाइप के लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, वो किस में बिलीव करते हैं? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो पुराने अपनी संस्थाएं हैं, स्टेट जैसे सोसाइटी, जैसे कि मोनार्क राजा का सिस्टम, चर्च हो गया, सोशल हायरची यानी सामाजिक ऊंच नीच, प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना, फैमिली को प्रिजर्व करना, ये सारी चीज़ों में वो बिलीव करते हैं. मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज. हालांकि ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव हैं वो उन दिनों को वापस तो नहीं लाना चाहते जो रिवोल्यूशन से पहले के थे. रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन द मॉडर्नाइजेशन कुड बी फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. क्या मानना था उनका कि जो नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन किया ना, आधुनिकीकरण किया, सुधार किया, वो तो जो मोनार्क सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ देने वाला है, यानी कि ताकत देने वाला है, ज़्यादा उसको इफेक्टिव बनाने वाला है. ए मॉडर्न आर्मी, जैसे कि नई सेना हो गई, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जो नौकरशाही, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉय काम करने वाले होते हैं ना, उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है. ए डायनामिक इकोनॉमिक, भाई उसने अब जो है इकोनॉमिक को डायनामिक यानी ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा गतिशील बना दिया था, रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, तो ये भी उनको अच्छा लग रहा था. एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, सर्फडम, इनको भी उन्होंने एबोलिश कर दिया. कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनारियल ऑफ यूरोप. अब ये सारी चीज़ें जो हैं यूरोप के अंदर, जो मोनार्क का सिस्टम होता है ना, जो निरंकुश ऑटोक्रेटिक यानी जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं, तो उसके ऊपर जो ये रूल लागू होता है तो कहता है कि उसको तो स्ट्रेंथ देने वाले हैं. ये चीज़ें तो वो चाहते थे, लेकिन वो सारा टोटली चेंज भी नहीं चाहते थे. कौन? कंजर्वेटिव. अब क्या कहता है इन 1815 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यूरोपियन पावर कौन सी बेटा? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये जो मेन पावर थी, हु हैड कलेक्टिवली डिफेटेड नेपोलियन, जिन्होंने सबने मिलकर के नेपोलियन को हराया था. मीट एट वियना टू ड्रा अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप. वियना नाम की जगह है जहाँ पर ये मिलते हैं, यूरोप के बारे में सेटलमेंट करना चाहते हैं. एक ट्रीटी यानी समझौता होता है. द कांग्रेस का मतलब यहाँ है सम्मेलन से. द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. अब जो ये ट्रीटी होती है, इसका होस्ट कौन होता है, यानी अगुवाई कौन करता है? ऑस्ट्रियन चांसलर होता है ड्यूक मेटरनिक. द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. अब जितना भी जो गलत चीज़ें हुई थी नेपोलियन के टाइम पर, उस सब को ठीक करने के लिए, उन बदलावों को चेंज करने के लिए ये समझौता होता है. जब ट्रीटी ऑफ वियना कब होती है? 1815 में. होस्ट कौन होता है? ड्यूक मेटरनिक. जो मेन पावर है वो कौन कौन सी हैं यूरोप की? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. द बुर्बो डायनेस्टी विच हैज़ बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर टू पावर. जो बुर्बो डायनेस्टी राजवंश था ना, जो उनको जब उखाड़ फेंका था नेपोलियन ने, तो उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर उसको रिस्टोर करना, यानी उसको दोबारा से लेकर आना. एंड फ्रांस लॉस्ट देयर टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिसको नेपोलियन ने जीता था. ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑफ द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. अब जो है उन्होंने चारों तरफ बाउंड्रीज बता दिया कि आप इससे ज़्यादा फ्यूचर में एक्सपेंशन यानी अपने इलाके को नहीं बढ़ा सकते. बाउंड्रियाँ तय कर दी कि आप यहीं तक लिमिटेड रहें. Thus the kingdom of the Netherlands, which include Belgium, was set up in north and Genoa was added Piedmont. अब जो है नीदरलैंड है उसको उसके अंदर शामिल कर दिया था.
विच इंक्लूडेड नीदरलैंड को बेल्जियम में, इधर से जो जेनोवा है नॉर्थ की तरफ से जेनोवा है उसको पीडियामेंट को शामिल कर दिया। पर्शिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, वेस्टर्न की तरफ से पर्शिया को नई जो इलाके हैं टेरिटरीज वो दे दी। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल सौंप दिया। बट द जर्मन कन्फ्रंटेशन ऑफ 39 स्टेट, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो 39 स्टेट्स को मिला करके एक कन्फ्रंटेशन महासंघ बनाया था नेपोलियन ने, उसको अनटच छोड़ दिया, यानी कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, उसको एज इट इज़ रहने दिया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ ए सेक्सनी, रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया और पर्शिया को सेक्सनी का पार्ट दे दिया। ये जगहों के नाम है बेटा। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्क, अब जो है जो इनका इंटेंशन क्या था कि वापस जो है रिस्टोर करना, वापस लाना राजतंत्र को, राजा के सिस्टम को। द मेन उसके हेड ओवर थ्रू द नेपोलियन, जिसको कि नेपोलियन ने ओवर थ्रू यानी कि हटा दिया था। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, अब जो है एक नए तरह का कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप के अंदर शामिल करना। जो तुम ये जर्नी देखते हो बेटा कि नेशन स्टेट कैसे बने थे, तो उसके लिए लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। एक बार बने, फिर दोबारा से मोनार्क सिस्टम आ गया, फिर लोगों के अंदर फिर से वो भावनाएं कैसी आई, कॉमननेस, आइडेंटिटी, पहचान कैसे हुई। तो ये सारी जर्नी बताएगी धीरे धीरे कि एक बार जैसे रेवोल्यूशन होती है तो फिर से जो है फिर दोबारा से रेवोल्यूशन में हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया तो दोबारा मोनार्क सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेट, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। अब जो कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप हो चुका था, जो रूढ़िवादी पुरानी सोच वाला है, और वो क्या नहीं सहन कर सकता था कि जो उसके क्वेश्चन करे किसके ऊपर, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट या उसकी लेगिटिमेसी पर, जो उसकी वैधता पर, जो निरंकुश सरकार बनी थी उसकी अगर लीगलनेस, अगर लेगिटिमेसी होती है लीगलनेस यानी वैधता पर क्वेश्चनिंग करे, उसको क्रिटिसिज्म करे, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं होता था। डिसेंट असहमत होते थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, ज़्यादातर जो उन्होंने किसके ऊपर कंट्रोल कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया। आपको पता है ना सेंसरशिप वर्ड पहले भी आया था कि जो भी न्यूज़पेपर में प्रिंट होता है, प्लेज में, सॉन्ग्स में, पोएट्री में, तो वो सारा का सारा उन्होंने छीन लिया था। वो जो रिफ्लेक्शन होता है कि अपनी कंट्री में, सोसाइटी में, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम फ्रीली उसको दिखा सकते। तो अब उन्होंने सेंसर लगा दिया, तो हम फ्री भी नहीं है उस चीज़ को, उन आइडियाज़ को दिखाने के लिए, हम वो सब भी नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट कहता है एसोसिएट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन nonetheless continued to inspire liberal. One of the major issue taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom to press. फिर भी जो है लगातार जो उदारवादी लोग थे वो किससे लगातार जो है प्रेरित कर रहे थे उसको, किस चीज़ को लेकर प्रेरणा मिल रही थी उनको, कि उनके मन में आज भी जो सबसे पहला जो था कि वो किस चीज़ को लेकर के, कि सबसे पहला जो चेंज चाहते थे, जो नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट जो चेंज चाहते थे, किस चीज़ के ऊपर फोकस था उनका, कि सबसे पहले प्रेस को जो है फ्रीडम दी जाए, जो सेंसरशिप है उसको हटाया जाए। अभी भी जो हमारे लिबरलिस्ट थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था, उनकी नॉनथलेसलेस मतलब उनकी जो स्मृति थी जो रिवॉल्यूशन की, उनसे वो इंस्पायर हो रहे थे, लगातार प्रेरणा ले रहे थे, और सबसे पहला जो कदम उठाना चाहते थे कि जो हमारा प्रेस है उसको फ्री किया जाए। प्रेस को फ्री करने का मतलब मीन्स क्या होता है बेटा, कि जितनी भी हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको लिखने के लिए, पब्लिश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मीडिया को फ्री कर दिया जाता है, उसको बोला है। नेक्स्ट है हमारा द रिवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में क्या है। ड्यूरिंग द years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists undergone. Secret societies sprang in many of European states of trained revolutionaries and spread their ideas. (1815) में जो हुआ उससे क्या था बेटा,
ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 जो 1815 के अंदर चेंजेस किए गए, उन चेंजेस के कारण बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल थे, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, यानी कि छिप जाना पड़ा। बावजूद इसके वो बहुत सारी जो है सीक्रेटली यानी कि गुप्त तरीके से अपना जो रिवोल्यूशनरीज है उसको फैलाते रहे और एक दूसरे को ट्रेंड करते रहे, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते रहे। टू बी रिवोल्यूशनरी एट द टाइम मीन ए कमिटमेंट टू अपोज मोनारियल फॉर्म। उस समय पर रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी होने का मतलब ही क्या था कि हम जो मोनार्क यानी कि जो राजा का सिस्टम है उसका अपोज कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, क्रिएशन द नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि जो वो आज़ादी चाहते हैं ना तो उसका सबसे जो नेसेसरी पार्ट है वो है नेशन स्टेट बनाना। यानी जब तक नेशन स्टेट नहीं बना लेंगे तो उनका जो एम है वो पूरा नहीं होगा। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी। अब एक रिवोल्यूशनरी के बारे में हम पढ़ेंगे, हम उसका नाम है भाई जिप्सी मैज़िनी, इस तरह का नाम है। ये इटालियन रिवोल्यूशनरी है। बोर्न इन जेनोवा इन 1807, जेनोवा में 1807 में पैदा होते हैं। बिकम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी में गुप्त जो सीक्रेट अपना सोसाइटी है उसका मेंबर बन जाता है। ये यंग एज में 24 में ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, इसको जो है देश निकाला दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? इन अटेम्प्ट एग्जाइल इन 1834 अटेम्प्टिंग द रिवोल्यूशन इन लिंगुरिया में इसने एक क्रांति कर दी थी, एक रिवोल्यूशन कर दिया था, तो इसके लिए इसको देश से निकाल दिया जाता है। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, लेकिन फिर भी ये लगातार जो है 2 इसने सीक्रेट सोसाइटियाँ और बनाई। जब ये अंडरग्राउंड हो गया मतलब कि अंदर ही चलता रहा, निकालने के बाद भी ये काम करता रहा, वर्क करता रहा। फर्स्ट जो इसकी सीक्रेट सोसाइटी है उनके नाम है बेटा, फर्स्ट का नाम है यंग इटली इन मरसई, जो मरसई में है उसका नाम था यंग इटली। सेकंड का नाम था यंग यूरोप इन बर्न, दूसरी जो सीक्रेट सोसाइटी यंग यूरोप इन बर्न। हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन। उस समय तक कोई एक कंट्री को लेकर बात नहीं कर सकते, तो जो इसके मेंबर थे ना वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी फैले हुए थे, पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन स्टेट में। मैज़िनी बिलीव दैट, जो मैज़िनी था उसके जो व्यूज़ थे वो क्या थे बेटा, क्या विचार थे उसके? गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस। मैज़िनी क्या बिलीव करता था बेटा? मैज़िनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैन काइंड, कि जो भगवान है, ईश्वर है, उसने क्या कहा कि उसकी भी मर्जी है कि राष्ट्र ही उसके अनुसार, ईश्वर के अनुसार, भगवान के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क, तो इसलिए जो है इटली को टुकड़ों में नहीं रहना चाहिए। इट हैड टू फॉरगेट इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन वाइडर अलाइंस ऑफ ए नेशन, तो इसको एक हो जाना चाहिए, एक बड़ा अलाइंस बन जाना चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी फॉलोइंग दिस मॉडल। अब जो मैज़िनी का मॉडल था, इसी मॉडल को जो है सीक्रेट सोसाइटी वाला जो जर्मनी में सेटअप था, तो बाद में जो है जर्मन, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, उसमें भी ये मॉडल बाकी कंट्रीज़ ने उसको फॉलो करना शुरू किया। मैज़िनी रेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्क, मैज़िनी लगातार जो है मोनार्क सिस्टम का विरोध करता, अपोज करता था। एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेन द कंजर्वेटिव, और इसके इसी अपोज ने जो है कंजर्वेटिव सोच को हरा दिया था। मैटरनिक डिस्क्राइब, जो अभी मैटरनिक का हमने जिक्र किया था ना कि जो वियना कांग्रेस को होस्ट करने वाला था ऑस्ट्रियन चांसलर, वो इसके बारे में क्या कहता था? मैटरनिक के बारे में, जिप्सी मैज़िनी के बारे में मैटरनिक के जो विचार थे वो क्या थे? मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का उसका सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है ये कौन कहता था? मैटरनिक कहता था। और किसके लिए कहता था ये? जिप्सी मैज़िनी के लिए। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा कि जो इटली है उसके यूनिफिकेशन में जो जिप्सी मैज़िनी है उसका क्या क्या रोल रहा, ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे।